अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी सीरीज़ रेट्रोसिंथेसिस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और जिसका नाम है वन ग्रुप सी डिस्कनेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है जी, लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उनके अंदर जो वन ग्रुप सी डिस्कनेक्शन है उसको आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने जितनी एग्जांपल्स की हैं डिस्कनेक्शन की, उसमें ख़ास तौर पे क्या होता था कि एक जो है हमारे पास साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप होता था। हम उस फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करते थे और उस फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद कि ये किन दो रिएजेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से बन सकता है, हम उसकी इमेजिनेशन करते थे, रिएक्शंस को सोचते थे और उस फंक्शनल ग्रुप को डिस्कनेक्ट करके आसानी से अपने सिंथोन्स और इक्विवेलेंट रिएजेंट बना लेते थे। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अक्सर मोस्टली ये होता है कि हमारे पास साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हमें इनकी सिंथेसिस या रेट्रोसिंथेसिस करते वक्त काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास जी एक कंपाउंड है, ये एक कीटोन है मेरे पास, ठीक है, और R1 और R2 दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि साइड चेन के अंदर ना कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, इसलिए आपको इसको डिस्कनेक्ट करने में या इसके जो सिंथोन्स हैं उनको ढूंढने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ और इसकी मैं कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करूँगा, तो बनने वाले सिंथोन्स कुछ मेरे पास इस तरीके के होंगे कि R1 C डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो है R2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपने ये देखना है कि इनके लिए इक्विवेलेंट रिएजेंट्स कौन से बनाए जा सकते हैं। अगर मैं इसके लिए इक्विवेलेंट रिएजेंट की बात करूं तो इसके साथ यहाँ पे कोई जो है नेगेटिव एटम या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा। लेट्स सपोज एक्स हेलोजिन लगा लें आप। और दूसरा ये है, ये आप देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मोस्टली जितने भी रिएजेंट्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन है उस जब वो टूटता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके बाद ये कन्फर्म है कि इट इज़ अटैच्ड विद अ मेटल, ठीक है, क्योंकि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल से, ठीक है। तो जब भी कार्बन किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा तो तब जब हम उसको तोड़ेंगे रिएजेंट को तो उससे कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो उसके लिए मिसाल के तौर पर मैं ले सकता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो जब ये ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो वो इस पेयर को लेकर जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से अल्काइल लिथियम जो है वो भी हमारे पास इसी की एग्जांपल है कि जब ये टूटेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसके दो जो हैं वो रिएजेंट्स तैयार किए हैं। अब अगर मैं इसकी जो है क्या कहते हैं सिंथेसिस की बात करता हूँ, ये जी हमारे पास क्या थी, रेट्रोसिंथेसिस, और नेक्स्ट अब हम इसकी क्या लिखते हैं जी, सिंथेसिस, ठीक है, कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इस जो है दो रिएजेंट्स के दरमियान रिएक्ट करवा के हम अपना ये कंपाउंड टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जी हमारे पास ये एक्स, ठीक है जी, R1 प्लस हमारे पास जी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है Mgx, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है डियर स्टूडेंट्स इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। फर्दर हमारे पास क्या होगा जी, R1, ठीक है, C ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, X इसके साथ आके जी R2 अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से लेके निकलेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी, ज़्यादा, और ये जो Mgx का पोर्शन है वो यहाँ पर आकर जी है वो अटैच होगा, ठीक होगी बात। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, यहाँ से नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप। तो नेक्स्ट आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी जी, R1 C डबल बॉन्ड O एंड R2। तो ये आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल था डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, सिंथेसाइज। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये क्योंकि हमारे पास एक फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, और बात ये है कि इट इज़ मोर रिएक्टिव देन द रिएक्टेंट, ठीक है,
और रिएक्टेंट क्या था हमारे पास R1C डबल बॉन्ड O एंड X। इस रिएक्टेंट से ये जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है, यानी मैं कहता हूँ कि ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है, और क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है। अब मोर रिएक्टिव और अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करती है, ये मज़ीद इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मौजूद है। फिर ये क्या करेगी कि हमारे पास जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे R3MgX, इस पर पार्शल पॉजिटिव, इस पर पार्शल नेगेटिव, तो ये कार्बन इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे आएगी जी, R1, ठीक है, C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, R2, यहाँ पर R3 और यहाँ पर आएगा MgX का पोर्शन, ठीक है। अब क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और क्या होगा जी, हमारे पास हमारी प्रोडक्ट बनेगी R1C, ओह शिट, तो नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं जी, इसकी आप क्या करवा देते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस, H+ और H3O+ की मौजूदगी में, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है और हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल जो है वो एंड प्रोडक्ट के तौर पे बनती है, टर्शरी अल्कोहल एज एंड प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया कि आप अगर किसी कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना चाहते हैं तो वो कीटोन आपके पास एंड प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो मोस्ट रिएक्टिव होती है, देन द रिएक्टेंट वो उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी और हमारे पास एंड प्रोडक्ट कीटोन बनने की बजाय क्या बनती है, टर्शरी अल्कोहल। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, to solve this problem we apply two method, ठीक है। अब इस मसले को सोल्व करने के लिए हम दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये है कि आप क्या करें कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह कोई और रिएजेंट इस्तेमाल कर लें जो क्या हो, कम रिएक्टिव हो, ठीक है, और इस रिएक्टेंट की जगह आप ऐसा एक रिएक्टेंट इस्तेमाल करें कि जो बनने वाली फर्स्ट प्रोडक्ट है वो उसको क्या कर दे, स्टेबल कर दे, क्या कर दे, स्टेबल कर दे। अब आप देखें कि अगर आप इसकी जगह कम रिएक्टिव जो है रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होता है, वो कम रिएक्टिव रिएजेंट हमेशा मोस्ट सिलेक्टिव होता है। यानी देखो, अगर रिएक्टेंट जो है वो कम रिएक्टिव होगा, ये वाला रिएजेंट कोई भी आपने इसकी जगह लिया है, वो हमेशा उसी चीज़ से रिएक्ट करेगा जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी। और अगर आप ऐसी तब्दीलियां कर दें कि इसकी जगह आप ऐसा कोई जो है रिएक्टेंट इस्तेमाल करें कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बने वो क्या हो, स्टेबल हो जाए, यानी कम रिएक्टिव हो जाए, तो वो रिएक्टेंट जो रिएजेंट आपने इस्तेमाल किया है वो हमेशा इसी से रिएक्ट करता रहेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहली चीज़ जो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहली चीज़ क्या है जी, वी कैन यूज़ लेस रिएक्टिव रिएजेंट देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपके पास जी अल्काइल कैडमियम की है, ठीक है। आप अल्काइल कैडमियम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें पार्शियल पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल कैडमियम, ठीक है। अब ये क्या होता है जी, ये एक लेस रिएक्टिव रिएजेंट है और लेस रिएक्टिव रिएजेंट की ख़ास बात ये होती है कि ये क्या होता है, मोस्ट सिलेक्टिव होता है, ठीक है। यानी रिएक्टिव जो रिएजेंट है वो जितना ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा ना, वो उसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो यही बात इसलिए हम कहते हैं कि लेस रिएक्टिव रिएजेंट हमेशा मोस्ट सिलेक्टिव होता है। वो सिर्फ सिलेक्टिव उसे करता है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसी से रिएक्ट करता जाएगा और आगे हमारी प्रोडक्ट बनती जाएगी। मतलब ये है कि इट रिएक्ट्स ओनली विद द मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस इन द मिक्सचर, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरा तरीका आप क्या इख्तियार कर सकते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि आप इस जो हमने ये इस्तेमाल किया था एसिड हैलाइड, इसकी सिंथेसिस में आप इसकी जगह कोई ऐसा रिएक्टेंट इस्तेमाल करें कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे, लेकिन एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये बना दे और उससे आगे हमारे पास कोई रिएक्शन प्रोसीड ना हो। यानी वी कैन यूज़ specific reactant that form our target molecule। अब इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्या नाइट्राइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दो को इस्तेमाल करके जब आप कीटोन बनाना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों वो हमेशा हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो कीटोन ही बनेगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह अल्काइल नाइट्राइल जो है और कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल करके आप एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली जो हमारे पास एग्जांपल थी कोई स्पेसिफिक रिएक्टेंट इस्तेमाल करने की, वो थी जी नाइट्राइल। देखिए ये होता है जी सियानो ग्रुप, ठीक है, सियानो ग्रुप। अब अगर ये ग्रुप जो है अटैच हो किसी मेटल के साथ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सायानाइड ग्रुप, ठीक है, सायानाइड। यानी मैं लिखता हूँ RC∼N, यानी ए लिख लें आप, और ए यहाँ पे क्या होगा, कोई मेटल हो सकती है, ठीक है, जैसे Na+ और K+। तो अगर ये सियानो ग्रुप किसी मेटल के साथ जुड़ा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सायानाइड, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये सियानो ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो फिर हम इसको बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, ठीक है। यानी मैं अगर लिखूं कि RC∼N, तो अगर ये अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। तो अब नाइट्राइल का इस्तेमाल करके भी प्यारे बच्चों आप जो है कीटोन का जो है वो अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। किस तरीके से जी, ये मेरे पास एक अल्काइल नाइट्राइल है R3∼N। आप इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMg एंड Br। इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। ये पार्शली नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैक करेगा और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, RC, ठीक है। ये इसे मैं R2 कर देता हूँ, ये मैं इसे कर देता हूँ R1, ठीक है। यहाँ पे R1C, इस पर आके इस R2 ने अटैक किया, ये क्या हो गया जी, R2। उसके बाद डबल बॉन्ड N और MgBr। अब होगा क्या, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये पूरा बॉन्ड लेके शिफ्ट करेगा और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और नया बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने लेकर आया, जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ से एक नाइट्रोजन का बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और वो Mg के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यानी मैं इसको यहाँ से ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर आप इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H3O+ की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो है कीटोन जो है वो, ये कार्बन जो है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास इस तरीके से जो है वो कीटोन हमारा या टारगेट मॉलिक्यूल बन सकता है नाइट्राइल को इस्तेमाल करके। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स दूसरी एग्जांपल हमारे पास कौन सी थी, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इससे हम कैसे जो है वो तैयार कर सकते हैं कीटोन को। तो आप जानते हैं कि जब भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब भी एक एसिड को आप मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है। ये 10th क्लास में आपने जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड्स की। तो होता क्या है जी, अब हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RC∼OH। इसका आप रिएक्शन लेट्स सपोज लिथियम से करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर R1, इसे मैं R1 कह देता हूँ, ठीक है, C∼O और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ पर आके लिथियम जो है वो ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और ये इसे हम बोलते हैं लिथियम साल्ट, ठीक है, लिथियम
साल्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास एक और अल्काइल लिथियम जो है, अल्काइल लिथियम, ये जी R2 है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये R2 इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन पे और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे बनेगी कि ये जी R1, ठीक है, कार्बन, इसके साथ आके R2 अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OLI और यहाँ पर भी जी है OLI। ये जब बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इस पार्शली पॉजिटिवली चार्ज लिथियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो एक OLI वो वाला है और एक OLI जो है वो हमारे पास पहले ही अटैच था। अब सेम उसी तरीके से आपने इसकी क्या करवा देनी है, एसिड हाइड्रोलाइसिस। जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास हमारा जो कीटोन है R1C डबल बॉन्ड O R2, वो हमारा टारगेट मालिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो हमने दो मेथड्स पढ़े हैं कि पहले हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप एसिड हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो बनने वाली फर्स्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। वो एसिड हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बजाय खुद उससे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनती है, टर्शरी अल्कोहल। इस मसले को हल करने के लिए हमने दो तजवीज़ दी। पहली तजवीज़ ये थी कि आप ऐसा करें, अल्काइल हैलाइड की जगह ना आप जो है एसाइल हैलाइड की जगह आप कोई ऐसा कंपाउंड इस्तेमाल कर लें जो सिर्फ जो टारगेट मालिक्यूल है उसी तक हमारे पास रिएक्शन दे, उससे आगे उसके पास कोई रिएक्शन ना हो। तो या आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं ऐसा स्पेसिफिक रिएजेंट इस्तेमाल करें जिससे बनने वाली जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो, स्टेबल हो, वो क्या हो, स्टेबल हो। तो जब हमने जी अल्काइल नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया तो उससे हमारे जो है टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गया और ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है ये स्टेबल होती है, ये वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से तैयार कर सकते हैं। आपने पढ़ा एसिड और मेटल को जब आप ट्रीट करते हैं वहाँ से गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप अल्काइल लिथियम का इस्तेमाल करके भी अपना टारगेट मॉलिक्यूल या कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम अपनी दूसरी चीज़ की तरह कि आप किस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा कोई और जो है वो रिएजेंट इस्तेमाल करके जो अपना टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवा सकते हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स अटैच कर सकते हैं उस एसाइल हैलाइड के साथ कि बनने वाली जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास एग्जांपल है जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैं इसकी रेट्रोसिंथेसिस लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ से अल्फा बॉन्ड से क्लीव करूँगा तो मेरे पास जो सेंथोन्स बनेंगे R1 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके लिए इक्विवेलेंट रिएजेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके साथ OH माइनस को अटैच कर दूँगा, ठीक है। और दूसरा रिएजेंट या सेंथोन जो है वो हमारे पास बनता है जी R2C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ CH2 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इसके लिए रिएजेंट बनाने के लिए मैं ये क्या करूँगा, इसके साथ प्रोटॉन अटैच कर दूँगा। अब प्यारे बच्चों समझने वाली बात ये है कि जब मैं इन दोनों को मिलाकर इसकी जो है टारगेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करना चाहूँगा तो ये हमारे पास कीटो फॉर्म है, इसके अंदर अल्काइलेशन की कोई जगह मौजूद नहीं है या हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है कि जिसके थ्रू हम इस कार्बन के साथ एक और कार्बन वाला यानी अल्काइल ग्रुप जोड़ सकें। तो ये जी क्या है, कीटो फॉर्म है, ठीक है। और इसके ऊपर नो साइट फॉर अल्काइलेशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि आपने इस CH2 के साथ या आपने अल्काइलेशन करवाने के लिए इस कीटो फॉर्म के अंदर ऐसी तब्दीली लानी है ताकि आप उसकी जो है अल्काइलेशन आसानी से करा सकें। और अल्काइलेशन के लिए आपको पता है कि अनसैचुरेशन होना ज़रूरी है। जब आप अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल या कोई भी हो तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में जो है वो अल्काइल हैलाइड जो है वो ऐड हो सकता है। तो आपने इसको अनसैचुरेशन लाने के लिए आप क्या करते हैं, इस कीटो फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनोल फॉर्म में। इनोल फॉर्म में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये बॉन्ड जो है वो ऐसे शिफ्ट होगा। तो हमारे पास जो इनोल फॉर्म आएगी प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगी, CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पर जी क्या है, R2, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या आ गई है, इनोल फॉर्म। लेकिन आप जानते हैं कि इनोल फॉर्म इज़ लेस स्टेबल देन द कीटो फॉर्म,
कीटो फॉर्म कि इनोल जो फॉर्म है वो कीटो फॉर्म से क्या होती है, कम स्टेबल होती है और ये वापस भाग के फिर कीटो फॉर्म में चली जाती है। अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप में अल्काइलेशन करवानी है इसकी और तब आपने टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवाना है। उसके लिए आपको इस इनोल फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। यानी आप देखें कि इनोल फॉर्म जो है वो कीटो से कम स्टेबल होती है, ये भाग के वापस कीटो में चली जाती है। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इस इनोल फॉर्म को क्या करना है, स्टेबल करना है, ताकि आप उसकी अल्काइलेशन, यहाँ पे इसकी अल्काइलेशन करवाएंगे। अल्काइलेशन करवा कर आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवा सके। यानी लेट सपोज मैं अगर इसकी जो है अल्काइल कैडमियम के साथ आगे अल्काइलेशन करता हूँ, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस पर अटैक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और यहाँ से हमारे पास जो है वो प्रोटॉन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, H माइनस। तो हमारे पास हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है जी, R1, ठीक है, CH2 और C डबल बॉन्ड O एंड R के ये हमारे पास हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये अल्काइलेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनोल फॉर्म स्टेबल ही नहीं है। आप अगर जैसे ही इस कीटो फॉर्म को आप वैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इसमें अल्काइलेशन नहीं हो सकती। इनोल फॉर्म को आप अल्काइलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी मसला है, ये स्टेबल नहीं है, ये भाग के वापस कीटो में चली जाती है। तो इसलिए आप इसकी अल्काइलेशन नहीं कर सकते और अपना टारगेट मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो ये मसला है इस इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज करने का, उसको हम कैसे हल करते हैं, हम क्या करते हैं, टू स्टेबलाइज इनोल फॉर्म, ठीक है, वी ज्वाइन, या हम क्या कहते हैं, वी अटैच पार्टिकुलर ग्रुप्स विद द इनोल फॉर्म, ठीक है, इनोल फॉर्म। तो हम क्या करते हैं जी, इस इनोल फॉर्म को, ये जो बनने वाली इनोल फॉर्म है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम जो रिएजेंट है, हम इसकी जगह रिएजेंट कोई और इस्तेमाल करेंगे कि उसकी जब जो है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी टाटोमराइजेशन करके, तो जो इनोल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, स्टेबल। जैसे ही इनोल फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, हम उसकी अल्काइलेशन करेंगे और हम अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो उसके लिए जी हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं ETO, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड R2, ठीक है। तो हम इसकी जगह देखें CH2 के साथ, जहाँ पर प्रोटॉन को रिमूव करके हम ये वाला ग्रुप जो है वो अटैच कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं प्यारे बच्चों कि अगर ये ग्रुप अटैच किया है तो बनने वाली इनोल फॉर्म जो है वो किस तरीके से स्टेबलाइज होगी। अगर आप इसको एक बेस के साथ ट्रीट करें ना, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, लेट्स सपोज एक स्ट्रॉन्ग बेस है जी ETO माइनस। अब ये जो हमारे पास ETO माइनस यानी ये ऐसे होती है और यहाँ से बेस निकलती है। ये बेस यहाँ से जो है C से, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन जो है एस्टिकिन करैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन निकालेगी। अब अगर ये जो ETO माइनस है ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट अल्फा प्रोटॉन, ठीक है, तो तब ये जी एक्ट करती है एज अ बेस। लेकिन अगर ये अटैक करती है, अटैक्स एट कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, अगर ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगी तो तब हम इसे कहते हैं कि ये बिहेव कर रही है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, आपने ये याद रखना है। अगर ये बेस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है, तो तब ये बेस के तौर पे रिएक्ट करेगी, और अगर ये जो है कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन पे अटैक करेगी तो ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगी। तो डियर स्टूडेंट, जब ये बेस इसके ऊपर अटैक करेगी, यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी जी, ETO C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये CH के ऊपर -4, यहाँ से -H+, ठीक है, और जी C डबल बॉन्ड O एंड R2, ठीक है। अब ये जो आपने क्या करना है, ये कीटो फॉर्म है, ठीक है, आपने इसको इनोल फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। किसके अंदर जी,
इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब देखें क्या होगा जी, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे शिफ्ट होता है और ये यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होता है। एक्चुअली जो बेस ने प्रोटॉन निकाला है ना, वो इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इससे क्या होगा जी, ये हमारे पास एक जी ETO, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, यहाँ पे O माइनस, और ये जी हमारे पास क्या आ गया R2। अब यहाँ पर वो प्रोटॉन जो है वो ऐड होगा जो बेस ने निकाला है, और हमारे पास क्या बन जाएगी इनोल फॉर्म, ठीक है, इनोल फॉर्म। ये कौन सी थी हमारे पास, कीटो फॉर्म, ठीक है। वही काम हम करने हैं जो हमने पहले किया है। देखो ये हमारे पास कीटो फॉर्म थी, उसको हमने इनोल में कन्वर्ट किया, लेकिन ये इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं थी, ये वापस कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी और हम उसकी अल्काइलेशन नहीं कर पाते। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमने इनोल फॉर्म बनाई है, इसकी निस्बत ये जो इनोल फॉर्म है ये क्या है जी, स्टेबल है। ये क्या है जी, स्टेबल है, ठीक है। अब हम इसकी जो है अल्काइलेशन इजीली कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। यानी यहाँ से जो H है वो निकल जाएगा प्रोटॉन, और ये हमारे पास जो है बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, होगी बात। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, हमारे पास ये जी ऐसे हमारे पास आएगा ETO C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड तो प्यारे बच्चों ये जो इनोल फॉर्म बनी है ना, ये स्टेबल है क्योंकि इसके रेजोनेंस, इसके अंदर रेजोनेंस भी हो सकती है, ठीक है, और इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। तो इन दोनों फिनोमेना की वजह से ये जो बनने वाली इनोल फॉर्म है ना, ये अब क्या है जी, स्टेबल। अब आप इसकी अल्काइलेशन जो है वो इजीली करवा सकते हैं। यानी यहाँ पर मेरे पास क्या होगा जी OH, और यहाँ पे क्या होगा जी R2। अब आप इसकी अल्काइलेशन करवा सकते हैं। आप इसके अंदर जी अल्काइल ब्रोमाइड डालें R3B R, ठीक है, R1 डालेंगे क्योंकि हमने अपना वो जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको सिंथेसाइज करवाना है। जब आप इसकी अल्काइलेशन करवाएंगे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, और ये जो है, अब अगर आप इस कार्बन की बात करें ना CH की, अब क्या है जी, ये इसके अंदर जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी उसकी निस्बत इसमें क्या है, एस करेक्टर ज़्यादा है, और आप जानते हैं एस करेक्टर जिसमें ज़्यादा हो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंटली हमारे पास जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और एट द सेम टाइम यहाँ से क्या है जी H+ रिमूव होगा, वो इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास क्या बनाएगा, -HBr, और ये बॉन्ड जो है वो ऐसे शिफ्ट होगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड है हमारा वो कुछ ऐसे बनेगा, O2C डबल बॉन्ड OCH, यहाँ पर क्या आगे जुड़ गया R1, और उसके बाद जो है ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, C, ये डबल बॉन्ड O, और हमारे पास ये R2, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपने क्या बनाई, इनोल फॉर्म बनाई जो ज़्यादा स्टेबल है, उसकी आपने अल्काइलेशन करने के लिए अल्काइल ब्रोमाइड डाला, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, और वो जी यहाँ से बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ। उसके बाद इस कार्बन के पास क्योंकि एस करेक्टर ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये अपने एक पाई बॉन्ड के ज़रिए इस R ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लेता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ये C डबल बॉन्ड OOET ये एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। जब आप इसकी क्या करोगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो मेरे पास क्या है जी, जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं C डबल बॉन्ड O, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH के अंदर। बाकी जी ये CH, उसके साथ R1, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और R2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, आपने इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, इसको आप हीट करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन से -CO2, यहाँ से जी है CO2 का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और प्रोटॉन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्टेंट आपका जो है टारगेट मॉलिक्यूल RCH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड R2। तो ये आपका जी टारगेट मॉलिक्यूल था, ठीक है, आपने इसको सिंथेसाइज कर लिया। देखिए हमने यहाँ से काम स्टार्ट किया था अपना इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने का। तो प्यारे बच्चों हमने ये देखा कि अगर हम इसको सिंथेसाइज करने के लिए इस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो इनोल फॉर्म है वो स्टेबल नहीं होती। इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज करने के लिए आपने क्या किया, उसके साथ एक ग्रुप लगा दिया। ग्रुप लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि जब उसकी जो है इनोल फॉर्म बनती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है
क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी हो सकती है, ठीक है, और उसमें कॉन्जुगेशन भी है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में आप उसकी अल्काइलेशन करवाएं। अल्काइलेशन करवाने के साथ साथ अब यहाँ से आप एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, एस्टर ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाएं और आपके पास आपका टारगेट मॉलिक्यूल इजीली सिंथेसाइज हो जाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों कुछ ख़ास रिएजेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं अपने टारगेट मालिक्यूल को सिंथेसाइज करने में। इन जब हम कीटोन की या ऐसे टारगेट मालिक्यूल की रेट्रोसिंथेसिस या सिंथेसिस करते हैं, तो सम स्पेसिफिक रिएजेंट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द रेट्रो सिंथेसिस, या आप जो है खाली सिंथेसिस भी लिख लें, फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, टारगेट मालिक्यूल, कि अपने टारगेट मालिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए प्यारे बच्चों हम कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक सपोज पहला है जी एसीटोएस्टिक एस्टर, एसीटोएस्टिक एस्टर, और दूसरा है प्यारे बच्चों जी मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, ठीक है। तो वो जी एसीटोएस्टिक एस्टर का फार्मूला है जी वो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OET। आप एसीटोएस्टिक एसिड भी एस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ आप मेलोनिक एस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, OET एंड C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। अब हम 2-4 एग्जांपल्स देखते हैं कि आप किस तरह मेलोनिक एस्टर को इस्तेमाल करके अपना टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज करवा सकते हैं जी। एग्जांपल है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। लेट्स सपोज जी आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ए इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है जी COOH, ठीक है। आप इसकी जी रेट्रोसिंथेसिस लिखना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे अब अल्काइल ग्रुप हैं सारे, तो कार्बन है, अब आपको इसमें फंक्शन ग्रुप नहीं मिल रहा, आपको इसकी रेट्रोसिंथेसिस करने में मुश्किल हो रही है। तो पहले आप क्या करते हैं जी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे ये CH2 है और ये COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये CH2 और COOH उसकी आप जब एस्टेरिफिकेशन करते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे मेलोनिक एस्टर जो है वो एज अ रिएजेंट इस्तेमाल हो सकता है। तो आप पहले स्टेप में क्या करोगे, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करोगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया और आपके पास जो सेंथोन्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ CH2 माइनस, और इसके ऊपर क्या आएगा COOH, ठीक है। अब आप इसके इक्विवेलेंट रिएजेंट लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसके साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ब्रोमीन को अटैच कर दें, और इसके लिए आपके पास जो आपका क्या कहते हैं रिएजेंट होगा वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों, मेलोनिक एस्टर, ठीक है, COOET एंड COOET। ये आपको पता है जब आप एस्टर ग्रुप की एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब हम इसकी सिंथेसिस लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि किस तरीके से आप मेलोनिक एस्टर को इस्तेमाल करके कोई भी कंपाउंड जो है कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लेट्स सपोज जी हमारे पास मेलोनिक एस्टर था CH2 COOET एंड COOAT, ठीक है। आप इसको बेस से ट्रीट करेंगे और बेस कौन सी होती है जी ETONA। तो ये बेस जो है ये क्या करेगी, इस कार्बन पे अटैक करेगी और इसके जो एस्टिक हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगी, एक्सट्रैक्ट कर लेगी। तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पर CH, इसके ऊपर माइनस चार्ज प्यारे बच्चों, और यहाँ पे COOET। अब आपने क्या करना है, अपना ये अल्काइल ब्रोमाइड जो था इसके साथ इसको आपने क्या करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे और ये Br, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है प्यारे बच्चों ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ब्रोमीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा थी, वो इस बॉन्ड को लेकर यहाँ से अच्छे लिविंग ग्रुप के तौर पे जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी जी, देखें ये ऐसे, ये इस तरीके से, यहाँ पर CH अटैच होगा, COOET एंड COOAT। तो नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों क्या होगा, अगर आप इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो दोनों एस्टर फंक्शनल ग्रुप हैं ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जी,
कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के अंदर COOH और COOH। अब आपने क्या करना है जी, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन कर देनी है। क्या कर देनी है जी, डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ से पहले एक CO2। देखिए जो डी कार्बोक्सिलेशन होती है ना प्यारे बच्चों, वो एक ख़ास टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, एक CO2 ग्रुप निकलेगा, फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक और CO2 ग्रुप निकलेगा। तो इस तरीके से जब आप थोड़ी सी हीट करेंगे, एक CO2 ग्रुप जो है वो यहाँ से निकल जाता है और हाइड्रोजन जो है वो इसको ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास CH2 और यहाँ पे COOH। तो ये आपका जो टारगेट मालिक्यूल था प्यारे बच्चों, वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। तो इस तरीके से आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है, और ख़ास तौर पे मेलोनिक एस्टर्स की एग्जांपल्स को आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो भी इसी मेलोनिक एस्टर से रिलेटेड है, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास जी ये एक टारगेट मालिक्यूल है C18H37, ठीक है, और यहाँ पे जी C2H5 और यहाँ पे जी इस तरीके से COOH, ठीक है। अब अगर ये आपके पास टारगेट मालिक्यूल है और इसकी आप रेट्रोसिंथेसिस लिखना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर आप गौर करो तो वहीं यहाँ पे CH और साथ उसके COOH ग्रुप अटैच है, तो ये मेलोनिक एस्टर के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे डिस्कनेक्ट करेंगे, तो आपके पास जो सेंथोन्स या इक्विवेलेंट रिएजेंट आएंगे प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरीके से आएंगे। एक तो C18H37, ठीक है, इसके लिए अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आप इसके साथ कोई हैलोजिन लगा दें। इसी तरह C2H5, इसके साथ भी कोई हैलोजिन लगा दें, तो ये दोनों अल्काइल हैलाइड। साथ आपके पास क्या आएगा जी, CH2 COOH एंड COOET। तो इन दो रिएजेंट्स को आप इस्तेमाल करेंगे और अपना टारगेट मालिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज करेंगे। अब हम इसकी सिंथेसिस करते हैं ताकि आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ सके कि किस तरह मेलोनिक एस्टर को इन दो के साथ आप ट्रीट करेंगे और आपका जो टारगेट मालिक्यूल है वो सिंथेसाइज होगा। तो प्यारे बच्चों सेम उसी तरीके से मैंने मेलोनिक एस्टर लिया COOET एंड COOET। आप क्या करोगे, इसको बेस के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है। बेस क्या करेगी, यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल लेगी ETO एंड Na+, ठीक है। यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा तो COOET एंड COOET और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पहले आप जो है C18H37 और X के साथ आप इसको ट्रीट करोगे। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा अच्छे लिविंग ग्रुप के तौर पे, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, C18H37, ठीक है, CH और COOET एंड COOET। नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों आपने फिर इसको बेस के साथ ट्रीट करना है। बेस क्या करेगी, इसका ये वाला प्रोटॉन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगी, और आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, C18H37, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज COOET एंड COOET। अब क्या होगा जी, हमारे पास दूसरा जो अल्काइल हैलाइड है C2H5 एंड X, तो क्या होगा, ये कार्बन इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा और हैलोजन जो है अच्छे लिविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ से निकल जाएगी। तो हमारे पास जो प्यारे बच्चों हमारी प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, C18H37, ठीक है, C इसके ऊपर COOET एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा जी, C2H5। नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों आपने इसकी क्या कर देनी है, एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस जब आप इसकी करेंगे तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। तो यहाँ पे COOH और COOH। तो जब आप फर्दर इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, यहाँ से -CO2 हो जाएगा, एक CO2 निकलेगी, प्रोटॉन इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, और C18H37 कार्बन C2H5 और ये हमारे पास जी COOH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप अपना ये जो टारगेट मालिक्यूल था इसको सिंथेसाइज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल नंबर है जी 6, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास जी ये एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर OMe, ठीक है, यहाँ पर OMe
और उसके बाद ये ऐसे, और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। ठीक है, मैं इस कंपाउंड की जो रेट्रोसिंथेसिस है वो लिखना चाहता हूँ। अच्छा, आपने एक बात गौर करनी है कि यहाँ पर भी जो है वो क्या कहते हैं, मेलोनिक एस्टर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल हुआ है उसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे इस्तेमाल हुआ है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारे पास जब एस्टर होता है, मेलोनिक एस्टर, उसकी आप क्या करवाते हो, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आप फर्दर रिडक्शन करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल के अंदर। ये बेसिक्स रिएक्शन है, आपने पहले पढ़े हुए हैं कि जब आप C डबल बॉन्ड OH की रिडक्शन करवाते हैं ना, लिथियम एल्यूमिनियम एल हाइड्राइड की मौजूदगी में, तो वो CH2 और जो है OH अल्कोहल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वही काम हुआ है। तो देखें, C डबल बॉन्ड OH था, उसकी रिडक्शन करके ये CH2OH के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो पहले प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन लिखोगे। उससे क्या होगा जी, हमारे पास ये OMe, ठीक है, ये OMe, और ये जी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब C डबल बॉन्ड O और ये OH, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, ये हमारे पास एक ही कार्बन होगा, सही है, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपको पता है ये क्या है जी, मेलोनिक एस्टर है। ठीक है, ये कैसे आता है, जब एस्टर की आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो आप यहाँ पे फर्दर जो है वो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आएगी या रिएजेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, और यहाँ C डबल बॉन्ड OET एंड C डबल बॉन्ड OET। अब क्लियर होगी प्यारे बच्चों आपको बात। तो यहाँ एस्टर था हमारे पास, मेलोनिक एस्टर, ये CH है। ठीक है, मेलोनिक एस्टर था, आपने क्या किया, उसकी जो है जब हम सिंथेसिस लिखेंगे उसकी आपने एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाई, ये बना, इसकी आपने जो रिडक्शन करवाई तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। तो आपने अब फर्दर इसकी डिस्कनेक्शन करनी है, आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दें, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन लिखेंगे आप, और हमारे पास जो नेक्स्ट रिएजेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे जी, ये OMe। ठीक है, ये OMe, और यहाँ पर हमारे पास जो है अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे कोई हैलोजन लगा देता हूँ, क्लोरीन लगा दी मैंने। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा रिएजेंट होगा वो क्या होगा, मेलोनिक एस्टर, CH2 COOET एंड COOET। क्योंकि प्यारे बच्चों जब ये यहाँ से टूटेगा इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए मैं यहाँ पे प्रोटॉन लगा देता हूँ, मेरे पास मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं इसके लिए यहाँ पर एक क्लोरीन को लगा देता हूँ। तो नेक्स्ट अब हम इसकी सिंथेसिस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अब हम इसकी सिंथेसिस की तरफ चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या लेना है जी, मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर लेंगे जी, COOET एंड COOET। ठीक है, इसको आप बेस से ट्रीट करेंगे, और ETONA प्लस, ये बेस क्या करेगी, यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल लेगी। आपके पास जो कंपाउंड आएगा नेक्स्ट COOET, इसके ऊपर माइनस चार्ज एंड COOET। नेक्स्ट आपने इसको ट्रीट करना है अपने दूसरे रिएजेंट के साथ, वो क्या था जी, OMe एंड OMe, और यहाँ पर क्या था जी, क्लोरीन। ठीक है, अब ये जी क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इसके ऊपर अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और क्लोरीन जो है यहाँ से निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी जी, ये आपके पास OMe। ठीक है, ये OMe, और यहाँ पर जी आपके साथ ये CH आ गया, और ये COOET एंड COOET। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों आपने इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देनी है। ठीक है, जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे ये दोनों एस्टर ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास OMe, ये हमारे पास OMe, और ये जी हमारे पास CH, और ये COOH, और ये COOH। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसकी रिडक्शन करनी है। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड की मौजूदगी में जब आप इसकी रिडक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। तो आपके पास हमारा टारगेट मालिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, ये OMe, ठीक है। उसके बाद ये CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और उसके साथ OH और ये CH2 और इसके साथ OH। तो यही हमारा जो हमारे पास टारगेट मालिक्यूल था वो क्या हो गया है जी, सिंथेसाइज, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है कि रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन बाय यूजिंग मेलोनिक एस्टर। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये जी टारगेट मालिक्यूल है, इसको आप सिंथेसाइज करके दिखाएं, तो इसको सिंथेसाइज करने के लिए जी हमारे पास मेलोनिक एस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये गौर करें ना, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या है COOH, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, पहले मैं इसकी क्या लिखता हूँ, रेट्रो, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा, ठीक है। कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हुई तो मेरे पास प्यारे बच्चों क्या आएंगे जो रिएजेंट देखें, ये CH2 और यहाँ पे भी CH2, तो CH2 CH2 CH2, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके लिए यहाँ पे मैं आयोडीन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं आयोडीन लगा देता हूँ। और दूसरा हमारे पास जो है COOH, ठीक है, ये सेंथोन आएगा। इसके लिए हमारे पास जो रिएजेंट क्या होता है, CH2 COOET एंड COOET, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अब हम इसकी सिंथेसिस लिखते हैं कि किस तरह मेलोनिक एस्टर और इसको इस्तेमाल करके आप रिंग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है जी, मेलोनिक एस्टर CH2, ठीक है, और COOET और COOET। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, बेस डालनी है। बेस डालेंगे, यहाँ से एक प्रोटॉन को वो क्या कर लेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी। तो हमारे पास ये जी CH माइनस COOET एंड COOET। नेक्स्ट आपने इसके साथ क्या ऐड करना है, ये अपना दूसरा रिएजेंट, ठीक है, CH2 एंड I, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज ग्रेटर देन द कार्बन, देन दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन अटैक्स ऑन दिस पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, दोनों में से किसी पे भी अटैक कर सकता है, एंड आयोडीन एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम दिस कंपाउंड। देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी जी, CH COOET एंड COOET। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, CH2, ठीक है, फिर CH2 और ये हमारे पास CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगी, आयोडीन, ठीक है। अभी भी इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर इसको क्या करना है, बेस के साथ ट्रीट करना है। जब आप बेस से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन को वो क्या कर लेगी, एक्सट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आएगी COOET, और इस कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा COOET, और ये जी हमारे पास CH2 एंड I। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगी प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसे होगी, COOET, ठीक है, और COOET एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो CH2 और ये CH2 का जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ अब बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों आपने क्या करनी है, इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O+ की मौजूदगी में। तो मैं इसको एज अ रिंगी जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। आप जब इसको हीट करेंगे तो पहले एक CO2 निकलेगी और आपके पास आपका टारगेट मालिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप मेलोनिक एस्टर का इस्तेमाल करके अपना टारगेट मालिक्यूल सिंथेसाइज करवा सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास एक एग्जांपल है जी, लेट्स सपोज अगर ये हम टारगेट मालिक्यूल है इसको जी रेट्रोसिंथेसिस करना चाहते हैं,
तो आप देखते हैं कि इसकी साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो बेहतर तौर पे ये है कि आप अल्फ़ा कार्बन की क्या करें, डिस्कनेक्शन करें। जब आप इसकी डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो सिंथोन्स हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे। इस कार्बन के ऊपर जी जनाब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इसको, और साथ हमारे पास ये जो है इसके ऊपर क्या आएगा जी, नेगेटिव चार्ज। तो जब आप इनके सिंथोन्स लिखेंगे इसके साथ आप क्या अटैच करेंगे, कोई क्लोरीन एटम, लेट्स सपोज मैंने ऐड कर दिया ये ब्रोमीन, और ये जो आप बना है हमारे पास दूसरा सिंथोन, ये आप अगर गौर करें तो CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा गौर करें, ये वो पहली एग्जांपल है जो मैंने आपको करवाई थी, ये कीटो फॉर्म है, इसके अंदर इसकी अल्काइलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपने क्या करना है, इसकी इनोल फॉर्म बनानी है, और इनोल फॉर्म बनाएंगे तब वो वाली इनोल फॉर्म जो क्या हो, ज़्यादा स्टेबल हो। ये वही पहली एग्जांपल है, एक्चुअली मुझे इसको वहीं पे कोड करना चाहिए था। तो ये जनाब जो हमारे पास सिंथोन बना है ये कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म के अंदर अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है, ये अल्काइल ग्रुप अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो अल्काइलेशन करने के लिए आपको इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप यानी आप इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड COH और ये CH3, जब आप इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसकी इनोल फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल होती है और वो वापस किस में चली जाती है, कीटो फॉर्म में, तो आप उसकी अल्काइलेशन नहीं कर सकते। इस इनोल फॉर्म को स्टेबल करने के लिए आपको इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लाजमी अटैच करना चाहिए जो क्या करे, उस इनोल फॉर्म को स्टेबल करेगा। स्टेबल करने के बाद आप इजीली उसकी अल्काइलेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो आप रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो प्यारे बच्चों कुछ ऐसा होगा, ये हमारे पास ऐसे, और इसके साथ हमारे पास क्या लगेगा, CH2 एंड COOET, ठीक है। ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिंथेसिस करते हैं। तो प्यारे बच्चों सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले आपने ये रिएजेंट लेना है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 COOET, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, बेस के साथ ट्रीट करेंगे, E2ONA प्लस माइनस, ये क्या करेगी, यहाँ पे अटैक करेगी और एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। तो ये डबल बॉन्ड O CH COOET, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको दूसरे रिएजेंट के साथ ट्रीट करना है, और वो हमारे पास जी कुछ इस तरीके से है। ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर जो है अटैक करेगा कार्बन पे, और ये बॉन्ड जो है ऐसे शिफ्ट होके क्लोरीन एक अच्छे लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगी वो कुछ ऐसे होगी, C डबल बॉन्ड O CH COOET, ठीक है। उसके साथ हमारे पास जी है यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं ऐसे, और ये हमारे पास यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक कार्बन जो है वो और आना था। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से आएगी, ये ऐसे, ये ठीक है, यहाँ पे ये CH के साथ अटैच होगा, और हमारे पास जो है ये ऐसे और COOET, ठीक है, हो गया। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करनी है। जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये CH और ये ऐसे, और यहाँ पर क्या आया, COOH। अब आप इसकी क्या करवा दें, डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ से CO2 निकलेगा, प्रोटॉन इस कार्बन को शिफ्ट होगा, तो आपके पास आपका टारगेट मालिक्यूल जो है वो बन जाएगा, ये CH2 और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक हो गया। और ये आपका क्या था, टारगेट मालिक्यूल था। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप अपना टारगेट मालिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं। मेन बात आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये सोचनी है कि अगर आप उसको सिंथोन्स बना रहे हैं और सिंथोन के अंदर जो अल्काइलेशन करनी है बाद में आपने इनोल्फ में, तो कीटो फॉर्म में जो है अल्काइलेशन हो नहीं सकती, और जो अल्काइलेशन होती है वो किस में होती है, इनोल फॉर्म में, और इनोल फॉर्म जो होती है वो कीटो से अनस्टेबल। तो आपने मेन फोकस ये रखना है कि इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज किस तरीके से करना है, या तो आप इनोल फॉर्म को स्टेबल कर लें, या फिर आप उसकी जगह कोई ऐसा रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह कोई और रिएजेंट इस्तेमाल कर लें, जैसे अल्काइल नाइट्राइल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या मेलोनिक एस्टर्स वगैरह हो गए। इनको इस्तेमाल करके आप अपने कीटोन्स जो हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। 1-1 जो है
है डिस्कनेक्शन के थ्रू, तो वन ग्रुप सी डिस्कनेक्शन के थ्रू। तो अगर आपको जो है कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।